हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे इकोलॉजी का लास्ट टॉपिक बायो और बायोस्फीयर, जीवमंडल। लास्ट जो वीडियो अपन ने देखा उसमें इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक घटक अपन ने देखे, जैसे कि प्रकाश, तापमान, मृदा और जल। उसके पहले वाले वीडियो में अपने पिरामिड और उत्पादकता को समझा था, और उसके पहले वाले में अपन ने इकोसिस्टम के जैविक घटक समझे थे। ठीक, तो इकोलॉजी का ये लास्ट वीडियो है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि इसमें बायो और बायोस्फीयर यानी जीवमंडल दो छोटे से टॉपिक है, उनको अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बूंदी जिले के लिए थोड़ी निराश करने वाली जो खबर है वो बता देता हूं मैं कि आज तक बूंदी में कोरोना पॉजिटिव कोई केस नहीं था, लेकिन आज पहला केस बूंदी जिले के अंदर डिटेक्ट हुआ है नॉर्मल के नवजीवन के अंदर। ठीक, तो बच के रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकले, बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर इधर उधर नहीं घूमे। ठीक, तो अच्छी खबर नहीं है बूंदी के लिए। अब तक बूंदी ग्रीन जोन में था, लेकिन अब आज से कुछ परिस्थितियां बदल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपन अपना टॉपिक है स्थलीय बायो। स्थलीय बायो को समझने से पहले अपन को ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ टर्म समझनी पड़ेगी, ताकि अपन आसानी से बायो को समझ सकें। ठीक, दो टर्म है, एक टर्म है एल्टीट्यूड, और दूसरी जो टर्म है वह है लेटीट्यूड। ठीक, देखो लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड को समझते हैं। ये अर्थ यानी पृथ्वी के मध्य में ये है 0 डिग्री अक्षांश, और इस 0 डिग्री अक्षांश को अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक, इक्वेटर। एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड क्या है? ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इससे अपन इधर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इधर आएगा नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और इधर नीचे की ओर बढ़ेंगे तो इधर आएगा साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। और आप सबको याद है कि ये जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ऐसे क्षेत्र है जहां पर प्रकाश का और ताप का प्रभाव बहुत कम है, यानी प्रकाश और ताप बहुत कम वहां पर पहुंच पाता है, इसलिए यहां पर सदैव बर्फ जमे हुए हैं। तो अपन इन दो वर्ड्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड क्या है। देखो, लेटीट्यूड को आप लोग ट्रिक से याद रखें, एल का लेंथ यानी दूरी, एल का लेंथ से रखें, लेंथ यानी दूरी, डिस्टेंस। इस भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो दूरी कहलाती है लेटीट्यूड। एल की भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी क्या कहलाएगी? लेटीट्यूड। अक्षांश से ये अक्षांश दिखाएंगे। बात करते हैं अपन एल्टीट्यूड की।
एल्टीट्यूड का मापन कैसे करते हैं? एल्टीट्यूड का मापन होता है समुद्र की सतह से। समुद्र सतह से जो ऊंचाई है वो एल्टीट्यूड कहलाएगी। एक तो है लेटीट्यूड और दूसरा वर्ड है एल्टीट्यूड। लेटीट्यूड भूमध्य रेखा से दूरी है और एल्टीट्यूड है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक। एल्टीट्यूड समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे अपने छोटे से उदाहरण से समझते हैं। आपने नाम सुना होगा कि जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये ऐसे स्थल है जो काफी अधिक ऊंचाई पर है। वहां पर बर्फ जमे हुए हैं, अधिकांश में बर्फ रहती है। तो वो जो ऊंचाई का मापन किया हुआ है वो है समुद्र तल से। तो वो ऊंचाई क्या कहलाती है? वो ऊंचाई कहलाती है एल्टीट्यूड, ठीक। अब देखो ये जो लेटीट्यूड है, लेटीट्यूड यानी कि भूमध्य रेखा से दूरी, इस लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो ताप में विभिन्नता आती है, तापक्रम में बदलाव होता है, रेगुलर ताप कम होता जाता है। और तापक्रम में जो ये भिन्नता होती है, इस भिन्नता के आधार पर ही इस वातावरणीय क्षेत्र को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। अब वो कौन कौन से भाग है देखो, यहां पर अपन इसको डायग्राम के माध्यम से समझें। ये तो 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश से 20 डिग्री नॉर्थ में और 20 डिग्री साउथ। ऊपर की तरफ नॉर्थ है, इधर साउथ। इन्हें अपन कह सकते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है ये है ट्रॉपिकल। क्या बोलेंगे इसको? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब 20 डिग्री अक्षांश से ऊपर चले और इधर भी नीचे चले, यहां पर आएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सॉरी 40 डिग्री तक। ये है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, इसको भी अपन बोलेंगे सब ट्रॉपिकल। इधर ट्रॉपिकल है पूरा, ये सब ट्रॉपिकल हो गया। अब 40 डिग्री से 60 डिग्री, 40 से कहां तक? 60 डिग्री तक, इसको बोलेंगे टेम्परेट। टेम्परेट, इधर भी टेम्परेट, ठीक। और उसके बाद 60 से 80 तक, इधर तो है आर्कटिक और इधर है एंटार्क्टिक। तो अपन ने लेटीट्यूड में ये 0 डिग्री जो अक्षांश है, इस 0 डिग्री अक्षांश से नॉर्थ की तरफ चले या फिर अपन साउथ की तरफ चले, दोनों तरफ चलने पर ताप में भिन्नता आएगी और उसके आधार पर यहाँ के जो क्षेत्र है इसको अपन अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड कर सकते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश के आसपास का क्षेत्र है, नॉर्थ में 20 डिग्री तक और साउथ में 20 डिग्री तक, ये तो है अपना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया। उसके बाद 20 से 40 तक ये सब ट्रॉपिकल कहलाएगा और उसके बाद 40 से 60 तक टेम्परेट शीतोष्ण क्षेत्र कहलाएगा और उसके बाद नॉर्थ में रहता है आर्कटिक और साउथ में रहता है एंटार्क्टिक क्षेत्र। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद अपन देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो
ये जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलेंगे अपन? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर प्रकाश और ताप सर्वाधिक होता है। यानी भूमध्य जो रेखा है इस पर प्रकाश व ताप क्या होता है? सर्वाधिक। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, अगर अपन इस भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ चलो या फिर दक्षिण ध्रुव साउथ पोल की तरफ चले, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर ताप और प्रकाश में कमी आती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर ताप व प्रकाश में कमी आएगी। दिया है। अब अगर अपन भूमध्य रेखा से दूर जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस लेटीट्यूड कहलाएगी, और अगर समुद्र तल से ऊंचाई पर जा रहे हैं तो वो कहलाएगी एल्टीट्यूड। ध्यान समझना, लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड के साथ ताप में जो बदलाव होता है वो एक समान होता है। दोबारा समझें, अगर अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो भी ताप में कमी आएगी, और ऐसे अगर समुद्र तल से ऊंचाई पर चलते हैं तो भी ताप में कमी आती है। तो अपने कह सकते हैं कि एल्टीट्यूड व लेटीट्यूड के साथ ताप में परिवर्तन एक समान होता है। एल्टीट्यूड के साथ और लेटीट्यूड के साथ ताप में होने वाला जो बदलाव है वो एक जैसा होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में अपन देखें कि जो एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड है दोनों के साथ वनस्पति का जो प्रकार है वो भी एक जैसा होता है। कहने का मतलब है कि ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसके बाद सब ट्रॉपिकल टेम्परेट आर्कटिक, यानी वनस्पति में बदलाव आएगा, सब जगह की वनस्पतियां अलग अलग रहेगी। तो जिस तरह से वनस्पति बदल रही है अक्षांशों के साथ, लेटीट्यूड के साथ, वैसा ही बदलाव आता है एल्टीट्यूड के साथ। यानी कि अपने कह सकते हैं कि एल्टीट्यूड व लेटीट्यूड के साथ वनस्पति में जो बदलाव होता है वो भी कैसा होता है? समान। एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड के साथ वनस्पति में जो बदलाव होगा वो भी एक जैसा होगा। ठीक, तो यहां पर अपन ने समझा है एल्टीट्यूड को और लेटीट्यूड को। पहले तो आप ये कंफर्म कर ले कि लेटीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है। बच्चों को ये बात याद नहीं रहती कि लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड क्या है, तो फिर वो आगे समझेंगे कैसे। तो आपको मैंने ट्रिक बताई है कि एल का मतलब लेंथ, डिस्टेंस। भूमध्य जो रेखा है उस भूमध्य रेखा से दूरी है ध्रुवों की तरफ, वो डिस्टेंस कहलाती है लेटीट्यूड। एक याद रख लो, फिर दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समुद्र तल से ऊंचाई वो है एल्टीट्यूड। क्लियर है सबके? अपन देख रहे हैं कि लेटीट्यूड के साथ ताप में बदलाव आता है। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर, तो ताप में बदलाव आता है, और उसके आधार पर यहाँ के क्षेत्र को अलग अलग भागों में अपन ने बांटा है। भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है वो ट्रॉपिकल है, उसके बाद सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, नॉर्थ में आर्कटिक और साउथ में एंटार्क्टिक। ठीक, उसके बाद अपन ने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे कि जो भूमध्य रेखा है इस भूमध्य रेखा पर प्रकाश और ताप सर्वाधिक होता है, और इसका भी रीजन आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि ऐसा क्यों है। आप सबको पता है कि माना कि ये सूर्य है,
ठीक। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्र लगा रही है, सूर्य के चारों पृथ्वी चक्र लगा रही है। तो इस सूर्य का जो प्रकाश है वो सबसे ज्यादा गिरता है भूमध्य रेखा पर। जैसे मान लो पृथ्वी है, जिसका सबसे ज्यादा प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गिरेगा, और ये इस तरह से इसके चारों जो भूमध्य रेखा है वहां पर प्रकाश और ताप सर्वाधिक होगा। क्लियर। अब अपन भूमध्य रेखा पर प्रकाश और ताप सर्वाधिक है, ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर ताप में और प्रकाश में दोनों में गिरावट आती है, और एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड के साथ ताप में परिवर्तन एक जैसा होगा। इसके अलावा एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड के साथ वनस्पति में बदलाव होगा वो भी एक समान होगा। क्लियर है यहां तक। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, इसके अंदर वायु। ये तो अपन ने समझा एल्टीट्यूड को लेटीट्यूड को, अब अपन समझेंगे वायु। टॉपिक अपना वायु। वायु, वायु क्या है? वायु अगर मैं आपसे कहूं कि जो स्टार्टिंग में अपन ने जब इकोलॉजी स्टार्ट की थी तो एक क्रम, एक सीक्वेंस आपको मैंने बताया था, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं। जीव, समष्टि, समुदाय, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम और फिर जैवमंडल। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। जीव क्या है वो सबको याद है। पारिस्थितिकी की अध्ययन की इकाई है। समष्टि, एक जाति के जीवों को समष्टि यानी पॉपुलेशन बोलेंगे। समुदाय, निश्चित क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न जातियों का समूह समुदाय बनाता है। इकोसिस्टम, अपन ने देखा कि एक निश्चित क्षेत्र है उसमें उपस्थित जैविक और अजैविक घटक मिलकर के एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। अब अपन पहुंच चुके हैं बायोम पर। बायोम क्या है? बायोम का मतलब होता है बड़े इकोसिस्टम। बड़े इकोसिस्टम को ही क्या कहा जाता है? बायोम। बड़े इकोसिस्टम जैसे जलीय इकोसिस्टम, स्थलीय इकोसिस्टम, ये बायोम है। बड़े इकोसिस्टम को ही क्या कहा जाएगा? बायोम कहा जाएगा। और फिर लास्ट बचा अपने जैवमंडल, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? पृथ्वी के सभी सजीव और निर्जीव मिलकर के एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाते हैं, और इस बहुत बड़े इकोसिस्टम को ही बायोस्फीयर यानी जैवमंडल कहा जाता है। तो यहां पर अपन बायोम जो टॉपिक अपन डाला है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बायोम क्या है? बायोम बड़ा जो इकोसिस्टम है वही बायोम। बड़ा इको सिस्टम ये क्या है? बायोम। जैसे बड़े इको सिस्टम जैसे कि जलीय इको सिस्टम, स्थलीय इको सिस्टम, ये है बायोम। ठीक। अब बायोम जो है उसमें अपन पढ़ रहे हैं स्थलीय बायोम। तो स्थलीय जो बायोम है उसके 8 प्रकार अपन यहां पर पढ़ रहे हैं। तो स्थलीय बायोम के 8 प्रकार कौन से हैं? देखो, स्थलीय बायोम और इसके हैं 8 प्रकार। ठीक। स्थलीय बायोम के जो 8 प्रकार है
उनको अपन डायग्राम से समझें। ये 0 डिग्री, ये 20 डिग्री अक्षांश, 40 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 80 और 90 नॉर्थ। देखो यहां पर अपन देखें, पहला जो प्रकार है बायोम का वो है टुंड्रा। टुंड्रा बायोम 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये है टुंड्रा बायोम। क्या बोलेंगे इसको? टुंड्रा बायोम। ये जो टुंड्रा बायोम है यहां पर अधिकांश समय बर्फ जमी रहेगी। ठीक। नंबर 2, यहां की खासियत है कि यहां पर कोई वृक्ष नहीं मिलेगा, ये वृक्ष विहीन क्षेत्र है, वृक्ष विहीन क्षेत्र है। टुंड्रा बायोम जो है यहाँ पर अधिकांश समय बर्फ की मोटी जमी होती है और ये वृक्ष विहीन क्षेत्र है। ठीक। उसके बाद देखो ये जो एरिया है 60 डिग्री से 40 से 60 ये है टेम्परेट, शीतोष्ण। तो यहां मिलने वाला जो बायोम है इसको अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। टेम्परेट कोनिफरस फॉरेस्ट। टेम्परेट में शीतोष्ण शंकुधारी वन। ठीक है, टेम्परेट यानी शीतोष्ण, कोनिफरस शंकुधारी वन। ये जो ऊपर वाला एरिया है, इस ऊपर वाले एरिया में टेम्परेट कोनिफर फॉरेस्ट मिलेंगे। यहां पर जो वन मिलते हैं उसमें देवदार और पाइन्स जैसे वृक्ष मिलेंगे और इसको टेंगिया कहा जाता है। ठीक। उसके बाद अपन देखते हैं नंबर 3, ये नीचे वाला जो क्षेत्र बचा इसको कहा गया है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये शीतोष्ण पर्णपाती वन। और ये शीतोष्ण पर्णपाती वन है, इसमें ऐसे वृक्ष मिलते हैं जिनमें शरद ऋतु में पत्तियां ये गिरा देते हैं और बसंत ऋतु में वापस आ जाती है। यानी यहां पर मिलने वाले वन है इनमें पतझड़ में पत्तियां गिर जाएगी और बसंत ऋतु में पत्तियां वापस आ जाएगी। पतझड़ में पत्तियां गिर जाती है और बसंत में वापस आ जाती है। ठीक। नेक्स्ट नंबर 4, 3 हो गए। नंबर 4 जो है वो अपन देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो 0 डिग्री अक्षांश के आसपास मिलेगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय, क्या बोलेंगे इसको? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। उष्ण
कटिबंधीय वर्षा वन। ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है ये है 0 डिग्री अक्षांश के आसपास। एक विशेषता होगी इसकी। दूसरी विशेषता ध्यान रखें कि यहां पर पूरे साल भर बरसात होती है। नंबर 3 विशेषता, यहां पर सर्वाधिक वनस्पति और जंतु विविधता पाई जाती है। याद रखिएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 0 डिग्री अक्षांश के आसपास वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में साल भर बरसात होती है। यहाँ सबसे ज्यादा वनस्पतियां और सबसे ज्यादा जंतु जातियां पाई जाती हैं। उसके बाद देखें नंबर 5। पांचवा जो प्रकार है बायोम का, वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है ये मिलता है भारत में उत्तरी और दक्षिणी निचले पर्वतीय क्षेत्रों के समीप। भारत में उत्तरी और दक्षिणी पर्वतीय जो क्षेत्र है उनके नजदीक इस प्रकार के वन मिले। नंबर 6, द चेपारल फॉरेस्ट। द चेपारल फॉरेस्ट है ये मिलेंगे अपन को उत्तरी अमेरिका के प्रशांत महासागर के तट पर और ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी तटों पर। समझ में आ रहा है? द चेपारल फॉरेस्ट है ये उत्तरी अमेरिका में प्रशांत महासागर के तटों पर और ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी तटों पर ये पाई जाती है। 7वां जो बायोम है वह है द ट्रॉपिकल सवाना बायोम। द ट्रॉपिकल सवाना बायोम इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें घास के साथ दूर दूर बिखरे हुए वृक्ष पाए जाते हैं। घास के साथ बिखरे हुए वृक्ष पाए जाते हैं, ये इसकी मुख्य विशेषता है। और ये मिलेगा अपन को दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के भीतर। लास्ट नंबर 8 जो बायोम है वो है ग्रासलैंड बायोम। ठीक, ग्रासलैंड जो बायोम है, जैसे ग्रासलैंड बायोम के अगर आप नाम सुने हो, प्रेरीज, इसके अलावा पंपास, स्टेपीज। ठीक, तो ये ग्रासलैंड बायोम के उदाहरण है। प्रेरीज ये मिलता है उत्तरी अमेरिका में, ये मिलता है दक्षिणी अमेरिका में, ये मिलता है यूरोप व एशिया। ठीक, और इसके अलावा अपन यहां पर मिलने वाले जो डेजर्ट है उनके नाम भी याद रखें। जैसे आपने नाम सुना होगा डेजर्ट एरिया थार, नाम सुना है। थार के अलावा गोबी और सहारा। एक बात का ध्यान रखना है ये कहां पर है, और दूसरी बात ध्यान रखना है कि हॉट है या कोल्ड है। डेजर्ट है यानी वनस्पति रहित है, लेकिन कोल्ड भी हो सकता है, यानी वहां बर्फ जमी हुई होती है, ऐसा कोल्ड होता है। और जहां पर बहुत ही गर्मी होती है वो हॉट होता है। तो इसमें गोबी जो है
ये कोल्ड डेजर्ट है और ये हॉट डेजर्ट है। ठीक, अब दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये कहां पर मिलेगी। थार ये एशिया में मिलेगा और सहारा ये नॉर्थ अफ्रीका में मिलता है, उत्तरी अफ्रीका में, और गोभी जो है ये भी एशिया में है। ठीक, तो ये तो हो गए अपने बायोम। देखो बायोम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें एक तो आप लोग जैसे टुंड्रा जो अपने नंबर 1 देखा, तो टुंड्रा में कोई वनस्पति नहीं मिलती, वृक्ष विहीन बायोम। और एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रॉपिकल सवाना बायोम। सवाना जो बायोम है इनमें घास के साथ साथ बिखरे हुए वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, तो ये तो गया अपने बायोम कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना वो है जैवमंडल। अगला टॉपिक है जैवमंडल, बायोस्फीयर। ठीक, जैवमंडल क्या है? पृथ्वी के सजीव और निर्जीव मिलकर बड़ा इकोसिस्टम बनाते हैं और उस बड़े इकोसिस्टम को ही क्या कहा गया है? जैवमंडल। जैवमंडल जो है, इस जैवमंडल को इकोस्फीयर भी कहा गया है। जैवमंडल को ही इकोस्फीयर भी कहा गया है। और ये इकोस्फीयर शब्द देने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है कोक। कोक नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने जैवमंडल के लिए इकोस्फीयर शब्द कहा। ये इकोस्फीयर जो है, इन्होंने इकोस्फीयर को अपन 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो है जैसे कि एटमॉस्फेयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर और तीसरा है लिथोस्फीयर। ठीक, तो अपने इकोस्फीयर के 3 पार्ट कर दिए, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर वातावरण, हाइड्रोस्फीयर जलीय इकोसिस्टम और ये चट्टान वाला इकोसिस्टम। ठीक, तो बड़े इकोसिस्टम बायोम से भी जो बड़े इकोसिस्टम है वो बन जाते हैं जैवमंडल। और इसी के साथ आपकी ये इकोलॉजी कंप्लीट हुई। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं पर्यावरणीय मुद्दे, जिसमें पॉल्यूशन वगैरह अपन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, तो आगे अपन कल पढ़ेंगे। कल की क्लास में अपन पॉल्यूशन